All right, okay, fine then. So, gave this theory that if we cut a particular matter into half, then take that half and then again cut it in half, then take that another half and again cut it in half, and then we go on cutting the matter in half of it. So then there would be a stage when we will not be able to cut it further. तो ये बात जो थी अप्रॉक्सीमेटली 25 ईयर्स अगो बताई गई थी विच इज़ एक्चुअली partially true, right? Because there's no such knife that we would be able to cut it, ठीक है? And then that the smallest particle जिसे काट नहीं पाएंगे known as an atom, and it was believed till the 19th century, ठीक है? So till 1800s this was believed. For about 2300 years ago ये ही theory जो है believe की गई. However, this was not proved because there were not so much of resources that this theory could be proved. It's not just a theory, this was not just a guess, right? Some of the scientists did experiment and then they came out with some conclusions. So we'll be studying what all experiments did the conclusions. Now, according to Dalton's theory, what did Dalton say? The atom is the smallest indivisible part of matter which takes part in chemical reaction. That is the smallest part when it cannot be divided further. Atoms are neither created nor be destroyed. उन्हें बनाया नहीं जा सकता and during a chemical reaction वो destroy भी नहीं होते हैं. Atoms of the same element are similar in size, mass and characteristics. ठीक है, तो एटम जो है जिनका सेम जो एक ही एलिमेंट के एटम हैं, जैसे बात करें कार्बन के, तो ठीक है, तो एन एटम इज मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स. लेकिन लेटर ऑन वी डिस्कवर्ड व्हाट कि एक्चुअल में एटम जो है वो फर्दर भी डिवाइड हो सकता है, और फर्दर डिवाइड होगा तो उसके भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं. सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब उसके भी पार्ट्स हैं, और उसके पार्ट्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. ठीक है, और ये पार्टिकल्स जो हैं ये फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं मैटर के. ठीक है, ये बाद में रियलाइज हुआ कि जो एटम जो है उसको भी गेट करें तो 3 उसके पार्टिकल्स हैं. एक है प्रोटॉन, एक है न्यूट्रॉन और एक है इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे. और ये जो है एक्चुअल में फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जो मैटर के होते हैं. ठीक है, ये एटम से भी छोटे हैं. ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो साइंटिस्ट जे थॉमसन ने और बताया कि उसका ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, और उसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg. राइट, दैट इज सो स्मॉल एंड सो लाइट. प्रोटॉन जो है वो गोल्डस्टाइन ने बताया विच एंड ही सेड दैट इट इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इट weighs approximately 1.67 into 10⁻⁻27 kg, right, which is pretty much heavier than an electron. And neutron, so neutron जो है वो चैडविक ने बताया था, and he said that it does not have charge, right? It's neutral, approximately equal to that of a proton. प्रोटॉन के मास के approximate equal है, in which is 1.675 into 10⁻⁻27 kg, right? तो अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन को कंपेयर करें, तो जो मास ऑफ प्रोटॉन इज 2000 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो मास ऑफ प्रोटॉन इज 2000 टाइम्स हेवियर, 2000 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन का मास मान लीजिए अगर 1 यूनिट है, तो प्रोटॉन का मास वुड बी 2000 यूनिट. सो 2000 टाइम्स वो ज़्यादा है. ठीक है, अब हम बात करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है, तो उन्होंने बताया कि एटम के अंदर और 2 पार्ट्स हैं. ठीक है, एक तो है न्यूक्लियस विच इज एट द सेंटर, एट द कोर ऑफ एन एटम, एंड देन देयर इज एन आउटर पार्ट विच वी कॉल ऑर्बिटल्स. So nucleus, the size of the nucleus of an atom is very small, in which neutrons and protons are present. So the almost entire mass of the atom is situated in the nucleus. ठीक है, तो ऑफ कोर्स बात करें अगर एटम के मास की, ठीक है, तो एटम का जो मास है दैट इज डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. Number of electrons do not decide the mass of an atom,
Why? Because they are so much lighter than that of a proton or a neutron. न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के मास से बहुत हल्के होते हैं, बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, इसलिए उन्हें नेग्लेक्ट कर दिया जाता है. सो मेन जो मास है, जो मेजॉरिटी ऑफ मास है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द न्यूक्लियस. ठीक है. तो एटम जो है, मान लीजिए एटम एक बड़ा सा एक स्फेरिकल बॉल है जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, इन एन ऑर्बिट. और जितना भी मास है उसका वो उसके सेंटर में है. ठीक है, बिकॉज अगर कंपेयर करें उनके मासेस को तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू मास ऑफ द न्यूक्लियस और अ प्रोटॉन और अ न्यूट्रॉन. ठीक. प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज न्यूक्लियस. ठीक है. तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जब साथ में मिले होते हैं, साथ में रह रहे होते हैं, उसी पोर्शन को न्यूक्लियस कहा जाता है, एंड दैट इज इन द सेंटर ऑफ द एटम. The number of neutrons is called the mass number element. The size of the nucleus is in the atom is 10 raised to power minus 5, 15 meter. ठीक है. अब ये बात कर रहे हैं साइज ऑफ द न्यूक्लियस, तो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 10 raised to power minus 15 मीटर. और उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, तो वो उसका कहलाता है एटॉमिक नंबर. और उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हैं वो कहलाता है मास नंबर एलिमेंट. ठीक है. अब मास नंबर ऑफ एन एटम क्या होता है? तो मास नंबर ऑफ एन एटम इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. जैसे कि बात करें अगर हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता. ठीक है, सिर्फ उसके अंदर एक प्रोटॉन होता है. ठीक है, न्यूट्रॉन उसके अंदर नहीं होता, तो उसका मास क्या है? 1. ठीक है. बात करें हीलियम की, तो हीलियम के अंदर 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं और 2 प्रोटॉन्स होते हैं, तो उसका मास क्या, उसका मास नंबर क्या हो गया? 4. तो मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस एंड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू द. ठीक है. अब बात करें आउटर पार्ट. तो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूक्लियस. नाउ अबाउट द आउटर पार्ट. सो इन द आउटर पार्ट इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स. ठीक है. तो आउटर पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिक्स्ड ऑर्बिट्स में और घूमते रहते हैं, और ये उनकी एनर्जी के हिसाब से ऑर्बिट्स डिसाइड होती हैं, इसलिए उन्हें एनर्जी लेवल्स भी कहा जाता है. ठीक है. तो जिस इलेक्ट्रॉन में एनर्जी, ठीक है, जितनी होती है उसके हिसाब से वो अपनी अपनी ऑर्बिट ले लेता है. ठीक है. अब थॉमसन ने और इस तरीके का एक मॉडल बताया था जिसमें उसने बताया कि एक बड़ा सा पॉजिटिव स्फीयर है और उसके अंदर बीच में इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडमली मूव कर रहे हैं. तो दिस वाज प्रपोज्ड बाय Thomson. So what he said was a detailed model of an atom was proposed by J.J. Thomson. तो J.J. Thomson ने एक डिटेल मॉडल दिया था किसका? एटम का. Thomson proposed that an atom consists of a uniform sphere of positive charge in which the electrons are distributed more or less uniformly. ठीक है. तो उन्होंने क्या बताया कि जो एटम है उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों है, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके बीच में कहीं कहीं पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नेगेटिव चार्ज है. थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ एन एटम बी सिमिलर टू दैट ऑफ ए क्रिसमस पुडिंग. ठीक है. तो जैसे क्रिसमस पे और केक बनाया जाता है, पुडिंग बनाई जाती है, तो उसकी तरह उन्होंने इसको कंपेयर किया कि जो केक है दैट इज़ द पॉजिटिव पोर्शन, एंड उसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स हैं, राइट, फ्रूट्स हैं, वो जो है पुडिंग के अंदर वो है क्या? इलेक्ट्रॉन. तो वो थोड़े थोड़े डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं यूनिफॉर्मली किसके अंदर? केक के अंदर. तो उसी तरीके से उन्होंने बताया कि जो एटम जो है उसका स्ट्रक्चर भी ऐसे होता है. तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है थोड़े डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. द इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वर लाइक क्रंच ड्राई फ्रूट्स इन अ स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग. ठीक है. तो उस और शेप मान लो जैसे क्रिसमस पुडिंग का कैसा है? स्फेरिकल. तो स्फेरिकल शेप है और उसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे ड्राई फ्रूट्स इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या? इलेक्ट्रॉन्स. ये बताया था J.J. थॉमसन ने. वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ अ वाटरमेलन. द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम इज स्प्रेड ऑल ओवर लाइक द रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन, व्हाइल द इलेक्ट्रॉन्स इज सडन इन द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर लाइक द सीज इन द वाटरमेलन. ठीक है. तो जैसे कि वाटरमेलन के अंदर भी होता है कि पूरा जो है रेड पोर्शन जो होता है, जो पाया जाता है वाटरमेलन का, so that is the positive charge and the seeds they are the electron, ठीक है, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वाटरमेलन में भी.
तो ऐसा कंपैरिजन किया गया कि इस तरीके से स्ट्रक्चर है एटम का। हाउएवर देयर वर सम ड्रॉबैक्स, तो थॉमसन के मॉडल में क्या क्या चीज़ें नहीं पता चल रही थी। तो एन इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक ऑफ दिस मॉडल इज दैट द मास ऑफ द एटम्स इज कंसिडर्ड टू बी इवनली स्प्रेड ओवर दैट एटम। ठीक है, तो अब उससे क्या हो रहा था, जो उन्होंने बताया, तो उससे ये हो रहा था कि जो एटम का जो मास है वो पूरे जो पोर्शन है उस पर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जबकि बाद में प्रूव हुआ कि ऐसा नहीं है। It is a static model. It does not explain the movement of electrons. Also, it did not explain the movement of electrons. क्योंकि आज हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है they move in an orbit, right? However, J.J. Thomson's model could not explain कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट जो है वो उसके अंदर हो रहा है, बिकॉज जो जो उन्होंने स्ट्रक्चर बताया उसमें उन्होंने बताया कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इलेक्ट्रॉन्स। हाउएवर ही कुड नॉट एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इट कुड ऑल्सो नॉट एक्सप्लेन दी स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ठीक है, तो एटम की जो स्टेबिलिटी है, चूँकि अभी हम देख भी चुके हैं, क्योंकि वैलेंसी ऑफ एन एटम पे डिपेंड करती है, और बहुत सारे हमने रिएक्शंस वगैरह भी जो है वो अभी देखेंगे स्ट्रक्चर एक बार समझने के बाद कि एटम जो है वो स्टेबल कैसे हो पाता है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे समझेंगे। तो वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे कौन, जे थॉमसन का मॉडल जो है वो नहीं बता पाया था कि एटम जो है वो स्टेबल क्यों है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैसे मूव कर रहे हैं, और जो मास ऑफ एन एटम है वो इवनली स्प्रेड है किसके ऊपर, एटम के ऊपर। ठीक है, तो जो कि एक्चुअल में नहीं है। ठीक है, so then came this scientist in 1911, ठीक है, and the name of the scientist was Rutherford, Ernest Rutherford, and he gave a new picture। ठीक है, तो उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने अल्फा पार्टिकल को और एक गोल्ड की, ठीक है, ये गोल्ड की फॉइल के ऊपर स्ट्राइक कराया था अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की थी, और वो क्या था, ठीक है, ये जैसे इमेज है, ठीक है, इस तरीके से उन्होंने तो एक गोल्ड की फॉइल रखी और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक करे। ठीक है, हालांकि अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करने के बाद में और क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी, उसकी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ही उन्होंने जो है अपना जो एटम जो है उसका स्ट्रक्चर जो है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। और वो क्या था, अल्फा पार्टिकल जो है वो क्या होता है, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, बेसिकली 2 प्रोटॉन्स। ठीक है, एंड 4 यूनिट्स ऑफ मास। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल ऐसा मान लो जिसके ऊपर 2 तो पॉजिटिव चार्ज है, आई मीन 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो उसका यूनिट मास क्या हो गया, उसका मास हो गया 4 यूनिट्स। ठीक है, जैसे कि 2He4। ठीक है, तो और डबली चार्ज हीलियम एटम। ठीक है, तो He2+ जो है वो हो जाएगा क्या, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो हीलियम में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर 2 चार्ज आ जाएगा, तो 2 चार्ज और मास क्या होगा उसका 4 यूनिट्स, तो वही जो है वो कहलाएगा क्या, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो उन्होंने वो जब स्ट्राइक कराया किसके ऊपर, गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो उन्होंने देखा क्या, तो उन्होंने देखा, ये देखिए ये डायग्राम, ये इमेज को देखिए, तो इसके अंदर से आप देखेंगे कि अल्फा पार्टिकल जो है वो जा रहे हैं, और अल्फा पार्टिकल के ये देखिए सेंटर में जो वॉल है, सेंटर वाली वॉल जो है उसमें तो डिफ्लेक्शन हो रहा है। डिफ्लेक्शन कैसा हो रहा है, वो एग्जैक्ट लौट करके चले जा रही है। ठीक है, वो अल्फा पार्टिकल जो है वो टकरा रहा है और एग्जैक्ट बैक चले जा रहा है। ठीक है, हालांकि उसके अलावा बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे हैं जो कि डिफ्लेक्ट होकर के और सामने उन्होंने वो ली थी कि रिसोर्स, तो उसके ऊपर जो है वो स्ट्राइक कर रहे थे। ठीक है, उन्होंने स्ट्रक्चर एक ऐसा बनाया था जिसके अंदर सेंटर में उन्होंने एल्युमिनियम फॉइल रखी और साइड में उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो अल्फा पार्टिकल जो है वो पीछे की दीवार पर और स्ट्राइक कर रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये कहा कि सेंटर में, इसका मतलब एटम जो है उसके सेंटर में और कुछ मोटा पार्टिकल, कुछ हेवी पार्टिकल है जिससे वो टकरा करके और वापस एग्जैक्टली आ रहा है। ठीक है, और उससे जो 100% जो प्रॉपर कोलिजन हो रहा है, तो उससे वो टकरा करके पीछे आ रहा है वापस एग्जैक्ट रिबाउंड। हालांकि बहुत सारे पार्टिकल्स जब फेंके थे तो बहुत सारे पार्टिकल जो थे स्कैटर्ड थे, और उसमें उन्होंने नोटिस किया था कि एक दैट वाज 1 in 12,000 पार्टिकल्स। ठीक है,
तो उसमें से एक जो है वो डिफ्लेक्ट हुआ था, एग्जैक्ट बैक आया था, बाकी सब जो है वो थोड़े थोड़े एंगल पे स्मॉल डिफ्लेक्शंस उनके हो रहे थे। इसका मतलब वो स्मॉल डिफ्लेक्शंस हो रहे हैं तो इसका मतलब वो स्ट्राइक जो है एटम के ऊपर एग्जैक्टली नहीं कर रहे, उसके पास हो जा रहे हैं, उसमें से थ्रू निकल जा रहे हैं। पर क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है और एटम का जो सेंटर है वो भी पॉजिटिवली चार्ज है, इसीलिए उससे वो थोड़ा सा रिपेल हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज दे रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या बोला, तो व्हेन फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक वेरी थिन गोल्ड फॉइल इन अ वैक्यूम, इट इज फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स तो सीधा सीधा निकल गए, देयर ओरिजिनल पार्ट। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स। कुछ जो है उनके अंदर स्मॉल एंगल्स का डिफ्लेक्शन था, और वो डिफ्लेक्शन क्या था, और एंड फ्यू आर डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल्स, और कुछ जो थे वो लार्ज एंगल से, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। वो तो क्या है कि वो बिल्कुल पास से निकल रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो उस फील्ड में आ रहे हैं, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसलिए वो जो है चार्ज की वजह से और डेविएट हो जा रहे हैं, ठीक है। कुछ क्या थे जो टकरा करके और एंगल डिफ्लेक्शन ले रहे थे, एंड अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स कंप्लीटली रिबाउंड ऑन हिटिंग द गोल्ड फॉइल एंड टर्न बैक ऑन देयर पाथ, ठीक है। और बहुत ही कम ऐसे पार्टिकल्स थे जो कि उससे एग्जैक्टली टकराए और पूरे वापस आए। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे कंक्लूजन निकला कि अल्फाबेट मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। तो इसका मतलब यही पता चला कि जो गोल्ड फॉइल के अंदर जो भी एटम है उसके अंदर से थ्रू जो है वो पास कर जा रहा है और उसके अंदर वो टकरा नहीं रहा है। इसका मतलब एटम का जो मेजर पार्ट है, एटम का जो बहुत सारा स्पेस है वो एम्प्टी है, ठीक है, वो खाली है, ठीक है। और क्या था, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। और इससे पता चलता है कि पॉजिटिव चार्ज जो था सेंटर में वो बहुत ही कम स्पेस लेता है। अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, और बहुत से कम ऐसे थे जो कि पूरा 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन हुआ। और मास ऑफ द गोल्ड एटम वर कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम, ठीक है। और उससे यही पता चला कि जो मेजॉरिटी मास ऑफ गोल्ड एटम है, ठीक है, वो कहाँ है, एकदम सेंटर ऑफ दैट एटम। उन्होंने बताया कि न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम विच हैज द फॉलोइंग फीचर। तो उन्होंने न्यूक्लियर मॉडल जो था वो बताया, और उसके कुछ ऐसे फीचर्स हैं कि देयर इज पॉजिटिवली चार्ज एट द सेंटर एंड कॉल्ड न्यूक्लियर ऑन द साइड्स इन द न्यूक्लियस। तो मेजॉरिटी मास, लगभग पूरा जो मास है वो एटम का, वो कहाँ है, उसके सेंटर में, ठीक है। और क्या बताया उन्होंने, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ वेल डिफाइंड ऑर्बिट, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं और उनका एक डिफाइंड ऑर्बिट होता है। ये सारी चीज़ें रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से पता चली इन 1911, ठीक है। सो और क्या पता चला, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। और साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है वो बहुत छोटा होता है, भले ही एटम का साइज जो है वो बड़ा है। तो एटम का साइज तो वहाँ तक माना जाएगा जहाँ तक उसका लास्ट ऑर्बिट है, ठीक है, जहाँ तक उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव हो रहा है, ठीक है। तो वो एटम के साइज में इन्वॉल्व होगा। लेकिन क्या एटम का साइज एक्चुअल में इतना बड़ा है? तो एटम का जो मेजॉरिटी पार्ट जो है वो सिर्फ सेंटर में है, जो कॉन्सेंट्रेटेड है वो सेंटर में है। उसके अलावा तो बाकी साइड में इलेक्ट्रॉन्स, वो बहुत छोटे बहुत हल्के पार्टिकल्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो घूम रहे हैं, ठीक है। अब रदरफोर्ड के भी एक्सपेरिमेंट्स के कुछ ड्रॉबैक्स थे, वो क्या थे? अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, इफ एन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व्स अराउंड अ सर्कुलर पाथ, then it always radiates out energy. Thus, if an electron moves around the nucleus, it must continuously radiate out energy and hence gradually move towards the nucleus in a spiral path until it collides with the nucleus. ठीक, अब उन्होंने बताया, देखो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से पता चल रहा था कि सेंटर में पॉजिटिव और साइड में चल रहे हैं नेगेटिव, ठीक है। तो अगर वो घूम रहा है, घूमते 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 घूमते, तो एक पोजीशन ऐसी आनी चाहिए कि वो हर ऑर्बिट के बाद में एनर्जी लूज करे और वो थोड़ा सा न्यूक्लियस के पास आ जाए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे पहले इतनी दूरी पर, फिर ठीक है, और वो थोड़ा सा पास आ जाएगा, फिर उसके बाद में और पास आ जाएगा, एक एक ऑर्बिट के बाद में, और धीरे से उसको कंबाइन कर जाना चाहिए न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, जिस तरीके से ये दिया हुआ है। तो न्यूक्लियस के अंदर उसको फॉल कर देना चाहिए था। जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है उससे जो पता चल रही थी बातें, तो उसे मैक्सवेल की जो एक और साइंटिस्ट था उन्होंने बताया कि भाई कि अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ऐसे पास में आते हैं तो ऑब्वियसली उनके बीच में अट्रैक्शन है, और वो घूमते घूमते एक समय ऐसा आएगा क्योंकि वो दोनों कंबाइन कर जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम जो है
वो नहीं समझ में आई। तो आए बोर का मॉडल, ठीक है। तो एक और साइंटिस्ट रदर, तो अब उन्होंने क्या था, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम वाज अनेबल टू एक्सप्लेन सर्टेन ऑब्जर्वेशंस अबाउट द एटम, दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम एंड ऑकरेंस ऑफ स्टेबिलिटी। जो है रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो स्टेबिलिटी नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था कि एटम फिर भी स्टेबल कैसे है, क्यों इलेक्ट्रॉन फॉल नहीं कर रहे न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो नील बोर आए और उन्होंने रदरफोर्ड के आइडिया को एक्सेप्ट किया कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंटर में है एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस। तो उन्होंने जो रदरफोर्ड की बात थी उसको एक्सेप्ट किया और उन्होंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट सम डिस्टेंस अवे, इलेक्ट्रॉन कुछ दूरी पर है, ये भी उन्होंने एक्सेप्ट किया। इट इज़ अ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, दिस मॉडल वॉज बेस्ड ऑन द क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन और प्लैंक थ्योरी एंड क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो बोर्ड ने क्या फिर बात बताई वो देखते हैं। तो उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in well defined orbits or shells, each shells having a definite amount with the electrons in it, ठीक है। तो हर शेल की एक डेफिनेट एनर्जी होती है। तो अब ये जो है ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, ठीक है, विच इज द लेटेस्ट मॉडल दैट वी स्टडी, ठीक है। और इस क्वांटम मॉडल ने काफ़ी सारे डाउट्स जो है सारे साइंटिस्ट के और दूर कर दिए थे, ठीक है। और वो क्या है कि हर इलेक्ट्रॉन की एक एनर्जी लेवल होता है और वो उस एनर्जी लेवल के हिसाब से, और क्या बताया था, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट इंक्रीजेस एज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इंक्रीजेस, ठीक है। दीज शेल्स आर नोन एज KLMN स्टार्टिंग फ्रॉम द वन क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, ठीक है। अब उन्होंने क्या बताया कि जैसे जैसे शेल या ऑर्बिट जो है उसकी डिस्टेंस बढ़ेगी, ठीक है, वैसे वैसे एनर्जी की लेवल भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है उसका एक एनर्जी एसोसिएटेड है और जो सबसे पास वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो लो एनर्जी लेवल पे है और पहली ऑर्बिट में, उसके बाद में नेक्स्ट ऑर्बिट पे उसकी एनर्जी लेवल जो है थोड़ा सा हाई होगा और वो सेकंड ऑर्बिट में होगा, इसी तरीके से। और सबसे पास वाली जो है उससे उन्होंने स्टार्ट किया के नाम रख करके, और उसके बाद में नेक्स्ट ऑर्बिट जो है उसको L, उससे नेक्स्ट ऑर्बिट जो है उसको M, तो के से उन्होंने स्टार्ट किया और इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हिसाब से उन्होंने मूव किया। तो KLMNOPQ इस तरीके से उन्होंने नाम रखना चालू किया ऑर्बिट्स का। An electron in a shell can move to a higher or lower energy shell by absorbing or releasing a fixed amount of energy, ठीक है। और स्टेबिलिटी कैसे हो रही है, तो स्टेबिलिटी ऐसे हो रही है कि जब वो घूम रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, एनर्जी रिलीज कर सकता है और एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर सकता है। कौन, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी रिलीज भी कर सकता है, एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग अपना एनर्जी लेवल जो है वो चेंज कर सकता है। जब वो मूवमेंट कर रहा है ऑर्बिट में तो वो शेल जो है वो चेंज कर सकता है, इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी लूज कर देगा, ठीक है, तो लो एनर्जी लेवल पे चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उसकी एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। और अगर वो इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी गेन कर लेगा तो वो एनर्जी लेवल हाई पे पहुंच जाएगा, तो आउटर ऑर्बिट में मूव कर जाएगा। The amount of energy absorbed or emitted is given by different energies associated with the two levels. Thus, ठीक है, अब क्या है, तो उन्होंने बताया कि इसका फॉर्मूला है क्या, एनर्जी एब्जॉर्ब का फॉर्मूला है E2 माइनस E1, ठीक है। तो एनर्जी कितनी उन्होंने उसने इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब करी, तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, और उसको दिया गया है H न्यू से, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, यहाँ पे H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि इसको प्लैंक्स थ्योरी भी कहा जाता है। और न्यू क्या है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, उसकी फ्रीक्वेंसी है, किस फ्रीक्वेंसी पे वो इलेक्ट्रॉन जो है रेडिएट कर रहा है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अब न्यूट्रॉन जो है जिन्हें चैडविक ने बताया था, ठीक है। तो अब ये व्हाट ही डिड, सो ही बम्बार्डेड बेरिलियम विद अ स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो उन्होंने अल्फा पार्टिकल से ही बेरिलियम को बम्बार्ड किया। ही ऑब्जर्व दैट पेनिट्रेटिंग रेडिएशन वाज प्रोड्यूस्ड व्हिच वाज नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया जब बम्बार्डिंग करी बेरिलियम के ऊपर, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो रेडिएशन है वो पैदा हुई और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट वो नहीं हो रही थी। सो दिस रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड न्यूट्रॉन्स, क्योंकि उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड का अफेक्ट नहीं था, उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं था, इसका मतलब कोई चार्ज नहीं है उसके ऊपर, मतलब वो न्यूट्रल है। द न्यूक्लियर रिएक्शन कैन बी शोन एज, और वो रिएक्शन कैसी थी, देखिए, तो बेरिलियम जो है दैट इज 4Be9, उसका मास नंबर जो है दैट इज 9 और 4 उसके अंदर प्रोटॉन है, ठीक है। और हीलियम है वो क्या है 2He4, ठीक है। तो अब देखेंगे
तो उसको जब उन्होंने बम्बार्ड किया, सो दैट गेव 6 कार्बन 12 और ज़ीरो। सो ज़ीरो क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन का जो है कोई भी मास तो होता है, कोई भी उसके अंदर प्रोटॉन नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए उसको यहाँ पर ज़ीरो लिखा गया है। तो 0 n1 इस 1 होता है, प्रोटॉन उसके अंदर नहीं होता है। देखिए जब भी ऐसा लिखा जाता है तो ये जो नीचे लिखा है वो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, और जो ऊपर लिखा है वो उसका मास है, ठीक है। और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स होते हैं मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो उसका जो मास नंबर है माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर बात करें बेरिलियम, तो बेरिलियम के अंदर जो है, अभी इक्वेशन आप देख सकते हैं, दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो बेरिलियम जो है उसके अंदर 5 न्यूट्रॉन्स हैं और 4 प्रोटॉन है। हीलियम जो है उसके अंदर जो है मास नंबर है तो 2 न्यूट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है, ठीक है। तो टोटल जो है आपको मिलता है 7 न्यूट्रॉन्स यहाँ पर, और 7 में से 6 जो है वो कार्बन के अंदर है और 6 प्रोटॉन यहाँ कार्बन के अंदर है। तो एक जो न्यूट्रॉन बच गया वो यहाँ पर बाहर निकलता है, विच इज न्यूट्रल, सो इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब उन्होंने और क्या बताया था? द रिलेटिव मास ऑफ अ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ अ प्रोटॉन। प्रोटॉन के मास के बराबर ही न्यूट्रॉन का मास लगभग होता है। द रिलेटिव मास ऑफ अ न्यूट्रॉन इज 1.0087, which is 1.008 AMU, and that of a proton is 1.0073 AMU. Atomic mass unit की बात करें, which we calculate with the relative atomic mass, ठीक है। तो रिलेटिव मास जो है उससे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। दैट इज 1/12 ऑफ अ कार्बन C12 जो एटम है उसका 1/12 पार्ट होता है, एंड उसके हिसाब से हमने देखा कि न्यूट्रॉन का मास जो है दैट इज 1.008 और प्रोटॉन का मास जो है दैट इज 1.007, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। और चार्ज की बात करें तो न्यूट्रॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड हैव नो इलेक्ट्रिक चार्ज, कोई चार्ज उनके ऊपर नहीं होता। विद द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन वी कैन एक्सप्लेन द एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज 4 MU। तो इसीलिए जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई तब जाकर के समझ में आया कि क्यों मास जो है उसका ऐसा होता है। जैसे कि हीलियम का 4 है, तो वो उसके अंदर 2 प्रोटॉन है, ठीक है। तो 2 तो मास हो गया प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, तो 2 वो जो मास है वो है न्यूट्रॉन का। तो इसलिए टोटल मास जो है, मास नंबर जो है वो हीलियम का क्या है? 4, ठीक है। तो ये तो बात थी, और जो है कुछ इंपॉर्टेंट थिंग लेट अस सी। ठीक है, ये देख लिया, अल्फा पार्टिकल भी हो गया, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ लिया, ठीक है। अब बोर के जो पॉस्टुलेट्स हैं उनको याद रखना है, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये सारी जो थ्योरी है, इनकी जो पॉस्टुलेट्स हैं, जो उन्होंने थ्योरी दी है, चाहे डाल्टन ने दी है, चाहे बोर ने दी है, चाहे रदरफोर्ड ने दी है, इनको याद रखने का है। Now this is distribution. All right. So now we come to the valency. तो वैलेंसी क्या होती है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी, ठीक है। कोई भी एटम जो है उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है वो कहलाती है उसकी वैलेंसी। वैलेंसी हम जानते हैं, जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन देता है, कोई इलेक्ट्रॉन लेता है, कोई है, ठीक है। क्यों? स्टेबिलिटी के लिए। कोई भी एटम जो है वो स्टेबिलिटी के लिए और इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है या फिर शेयरिंग करता है, और वो कितने इलेक्ट्रॉन देता है या कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है या कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, वही उसकी वैलेंसी होती है, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मास नंबर क्या होता है? इट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। आइसोटोप्स क्या होते हैं? तो आइसोटोप्स होते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उसके चेंज होते हैं। तो कोई भी आइसोटोप है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम होंगे, तो एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा। मास नंबर डिफरेंट होगा इसका मतलब कि वो उसके अंदर न्यूट्रॉन्स जो है वो अलग है, ठीक है। तो जैसे कार्बन के भी आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ठीक है। तो कार्बन 12 जिसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं, कार्बन 13 जिसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं और 7 न्यूट्रॉन्स हैं, एंड कार्बन 14 जिसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं एंड 8 न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो न्यूट्रॉन्स, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जो क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होती है, लेकिन न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी जो है वो चेंज हो जाती है।
that those particles, those atoms are known as isotopes of an element. तो आइसोटोप्स होंगे तो ऑब्वियसली देखो, क्योंकि उनके अंदर प्रोटॉन्स की कुछ चेंजेस नहीं हो रहे, इलेक्ट्रॉन्स की कोई चेंज नहीं हो रही, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होंगी, उनके रिएक्शन जो है वो तो सेम करेंगे, लेकिन उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनका साइज और स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे कार्बन की बात करें तो कार्बन के आइसोटोप्स ये रहे। ठीक है, फायदा है। ठीक है, आइसोटोप्स को क्यों इस्तेमाल किया जाता है? तो एन आइसोटोप और यूरेनियम इज यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो यूरेनियम का जो एक आइसोटोप है उसे न्यूक्लियर रिएक्टर में काम में लिया जाता है। आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कोबाल्ट का एक आइसोटोप जो है वो कैंसर ट्रीटमेंट में काम में आता है। एंड आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। ठीक है, गॉइटर जो है एक डिजीज है जिसके लिए आयोडीन का आइसोटोप जो है वो काम में आता है। ठीक है, अब हम बात करें, अभी तो ये पढ़ा हमने क्या, आइसोटोप। तो आइसोटोप क्या है? डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो उसका जो प्रोटॉन्स है उसका नंबर सेम रहेगा, न्यूट्रॉन्स का नंबर जो है डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए मास जो है चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं आइसोबार्स। तो आइसोबार्स क्या होते हैं? तो आइसोबार्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स आर कॉल्ड आइसोबार्स। तो आइसोबार्स क्या होते हैं? जिसके अंदर डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा पर मास नंबर सेम होगा। उसका जो नंबर ऑफ मास है, उसका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स है वो सेम होगा, हाउएवर उसका जो एटॉमिक नंबर है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि कैल्शियम और आर्सेनिक। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है? देखो 20 प्रोटॉन्स हैं और 20 न्यूट्रॉन्स है, तो टोटल उसका मास नंबर है 40। इसके अंदर 18 प्रोटॉन्स हैं एंड 22 न्यूट्रॉन्स हैं, तो इसका जो मास नंबर है वो भी है 40। ऑलराइट, सो ये था हमारा चैप्टर जिसमें हमने पढ़ी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज। ऑलराइट, लेट्स क्विकली सी दी क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, सो क्वेश्चन आंसर्स जो है ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, ये एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, अब बात हो रही है, राइट, सबसे पहले पूछा गया व्हाट आर कैनाल रेज। ऑलराइट, सो गोल्डस्टाइन इन 1886 डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन व्हिच वर पॉजिटिवली चार्ज इन अ गैस डिस्चार्ज कॉल्ड कैनाल रेज। तो कैनाल रेज क्या है? कैनाल रेज वो होती हैं जो कि गोल्डस्टाइन ने इस्तेमाल की थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक ट्यूब के अंदर चार्ज पार्टिकल जो है मूव कराए थे और वो जो है लाइट निकली थी उसके अंदर, उन रेज के अंदर, उस ट्यूब के अंदर। ठीक है, और उसके अंदर क्या था? पॉजिटिवली चार्ज इन अ गैस। ठीक है, और वो पार्टिकल जो थे वो पॉजिटिवली चार्ज थे और वो गैस थी उसके अंदर, तो दैट इज़ वाई उसमें लाइट जो थी वो प्रोड्यूस हुई थी, और वही जो स्ट्रक्चर था उनको बोला गया कैनाल रेज। नेक्स्ट इज इफ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट। अब पूछ रहा है कि अगर किसी एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, तो उसके ऊपर चार्ज होगा क्या? चार्ज नहीं होगा। चार्ज क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि 1 जो है वो इक्वल नंबर ऑफ चार्ज है। ठीक है, तो ओवरऑल चार्ज उसका देखा जाए तो इट विल बी न्यूट्रल। सो नो, इट विल नॉट कैरी एनी चार्ज बिकॉज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर इक्वल टू नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो पॉजिटिव चार्ज जितने हैं उतने नेगेटिव हैं, तो फिर चार्ज क्यों होगा? न्यूट्रल रहेगा वो। ठीक है, तो बेस्ड ऑन थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज अ होल। अब थॉमसन मॉडल जो है उसके अकॉर्डिंग जो है एटम वो न्यूट्रल है, ये डिसाइड करना है, ये बताना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू सच अ वे टू गिव द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट। ठीक है, तो थॉमसन मॉडल जो था वो उन्होंने बताया था कि जो एक बड़ा सा स्फीयर है उसमें पॉजिटिवली चार्ज जो है पूरे स्फीयर के अंदर है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है विच इज़ नेगेटिव चार्ज वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहाँ? थ्रू आउट दिस स्फीयर, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। ठीक है, और वो किस तरीके से अरेंज है जिससे कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है, वो कैसे स्टेबिलिटी आ रही है वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए, पर उससे मैक्सिमम स्टेबिलिटी आ रही है। इस तरीके से वो अरेंज्ड है, इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द स्फीयर। ठीक है, दिस मॉडल एक्सप्लेन्स द न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम बिकॉज द इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर एम्बेडेड टुगेदर। ठीक है, तो उन्होंने उसके थॉमसन के मॉडल से ये तो पता चल रहा था कि जो एटम है वो न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिवली चार्ज है उतना ही नेगेटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट दी एटम। ठीक है,
पर वो स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब रदरफोर्ड के मॉडल ने क्या था, विच सब प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, तो उन्होंने रदरफोर्ड मॉडल से क्या पता चला कि कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। तो प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम बिकॉज द न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। तो प्रोटॉन जो है वो प्रेजेंट है कहाँ पर, सेंटर में, किसके, एटम के, ठीक है, न्यूक्लियस के सेंटर में, न्यूक्लियस में या प्रोटॉन जो मौजूद है वो कहाँ मौजूद है, वो एटम के सेंटर में, जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं। Since the whole mass of the atom is concentrated in the center called nucleus, therefore neutrons are also present in the nucleus. और उनके एक्सपेरिमेंट से यही पता चला कि क्योंकि ओवरऑल जो मास है वो सेंटर में ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए, उसके अलावा नहीं है, तो इसका मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जो है वो साथ में ही है न्यूक्लियस में, सेंटर में, ठीक है। अब ये बोर का जो मॉडल है उसे पूछ रहा है स्केच करने के लिए, तो उसके सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ शेल्स हैं और शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है। और ये E1 E2 E3 क्या है, ये नील बोर ने बताई थी एनर्जी लेवल्स। तो E1 E2 E3 आर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स एंड विच डिसाइड द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो जिस एनर्जी का इलेक्ट्रॉन आएगा वो अपनी उस ऑर्बिट लेवल पर चले जाएगा, उस एनर्जी लेवल पर ले जाएगा। नेक्स्ट, what do you think would be the observation if the alpha particle scattering experiment is carried out using a foil of a metal other than gold? ठीक है, तो अगर गोल्ड के अलावा जो है, अगर ये एक्सपेरिमेंट जो है अल्फा पार्टिकल के साथ में किया जाता, अगर गोल्ड लिया उन्होंने, ठीक है, गोल्ड की फॉइल ली थी रदरफोर्ड ने, तो उसके अलावा कुछ और लेते तो क्या होता। If the metal taken is heavier than gold, then deviation shown by alpha particles will be more, and if metal taken is lighter than gold, then deviation shown will be less due to less repulsion between positively alpha particles and nucleus, ठीक है। ऑब्वियसली देखो, अगर गोल्ड से कोई हैवी मेटल लेते, ठीक है, तो गोल्ड का मास आई बिलीव 67 और समथिंग, राइट। तो अब अगर उससे ज़्यादा हैवी पार्टिकल लेते, ठीक है, जैसे जिसका मास ज़्यादा है, जिसका न्यूक्लियस बड़ा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा अल्फा पार्टिकल्स जो है डिफ्लेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा वो एक्सपेरिमेंट के अंदर, उस एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है कि एक शीट है, गोल्ड की शीट है, और जब वो अल्फा पार्टिकल जो जा रहे हैं तो वो एटम कहीं ना कहीं है उसके मौजूद, किस पे, शीट के ऊपर, गोल्ड की, ठीक है। तो एटम जो मौजूद है तो उसके टकरा करके और, ठीक है, पर अगर वही एटम साइज अगर बड़ा लें, हेवियर मेटल लें, एटम साइज अगर बड़ा होगा तो ज़्यादा अल्फा पार्टिकल्स जो है डिफ्लेक्ट होंगे, ज़्यादा अल्फा पार्टिकल्स जो है डिफ्लेक्ट होंगे, उनका एंगल चेंज होगा। साथ ही अगर उससे छोटा ले लेते तो कम डिफ्लेक्ट होते और ज़्यादा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स जो है वो थ्रू निकल जाते। तो दिस वुड हैव बीन द डिफरेंस, ठीक है। अब 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। A helium atom has an atomic mass of 4 units and 2 protons in its nucleus. How many neutrons does it have? ठीक है, तो हीलियम एटम के लिए पूछ रहा है, तो आपको पता ही है हीलियम एटम के अंदर जो है उसका 4 यूनिट तो मास है और 2 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। तो 2 प्रोटॉन्स हैं, 4 मास है, तो इसका मतलब न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, तो 4 - 2। क्यों? क्योंकि मास जो है वो क्या है, वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही होता है। राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम एटम्स, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, देखिए, वैलेंसी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रोटेट करते हैं, ठीक है, वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं अपनी अपनी एनर्जी लेवल पे, जिसकी एनर्जी लेवल्स के जो नाम जो हमने दिए हैं, हमने दिए हैं K, L, M, N, ठीक है। अभी हम यही 4 की बात करते हैं। तो K जो ऑर्बिट है, ये K एनर्जी लेवल है, उसके अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है दैट इज 2। तो ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर पॉसिबल इन द फर्स्ट शेल, ठीक है। नेक्स्ट के अंदर बात करें तो 8, इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और कार्बन है न्यूट्रल। तो कार्बन अगर न्यूट्रल है, उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स है, तो उसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी 6 है, ठीक है। तो अब अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या बतानी है, या फिर अपने को बताना है कि किस एनर्जी लेवल से किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो यही बताना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो कैसे कैसे किस ऑर्बिट में डिवाइडेड होंगे। तो कैसे होगा, तो देखो, पहली वाली शेल में तो चले जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन चले गए किस में, पहली शेल में। और
अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? अब बच गए 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे सेकेंड शेल में, ठीक है। सेकेंड शेल की जो कैपेसिटी है दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या देने पड़ेंगे या लेने पड़ेंगे। या कार्बन के केस में क्या होता है, कार्बन के केस में वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इलेक्ट्रॉन ना तो देता है ना लेता है, वो बना लेगा कोवेलेंट बॉन्ड और क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो किसी भी एटम के अंदर तो इसी तरीके से आप इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे या इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे। तो उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2-4, ठीक है। 2-4 उसका इलेक्ट्रॉनिक शेल में 2,4 उसको ऐसा लिखा जाएगा। फर्स्ट शेल में इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स है और सेकंड शेल में इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स है। सिमिलरली बात करें सोडियम की, तो सोडियम उसका एटॉमिक नंबर 11 और न्यूट्रल होता है, तो 11 एटॉमिक नंबर है, तो 11 उसके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो प्रोटॉन्स अगर 11 हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 11, ठीक। तो अब 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम डिवाइड करें उसको, तो आपको पता है कि फर्स्ट शेल में, ठीक है, आ गए 2, सेकेंड शेल में मैक्सिमम आ जाएंगे 8, ठीक है। तो फर्स्ट में आ गए 2, नेक्स्ट शेल में आ गए 8, ठीक। तो अब कितने हो गए टोटल, 10। तो इसलिए नेक्स्ट शेल में कितने आएंगे, ओनली 1, ठीक है। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2, 8, 1, 2, 8, 1, ठीक है। या अगर इस तरीके से लिखें, ठीक है, ये L होगा, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो K शेल में होगा 2, L में होगा 8 और M में होगा 1, ठीक है। नेक्स्ट, इफ K and L shell of an atom are full, then what would be the total number of electrons in the atom? ठीक है, सिंपल मैथमेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया है। तो आपको अगर पता है K और L जो है वो फुल है, ठीक है, मतलब K जो शेल है उसके अंदर मैक्सिमम नंबर जितने आ सकते हैं उतना है, और L जो है उसके अंदर जितना मैक्सिमम नंबर आ सकता है उतना है। तो इसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि टोटल नंबर होंगे उसके अंदर तो 2 प्लस, ठीक है। तो देयरफॉर देयर विल बी 10 इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। तो इसलिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 10। नेक्स्ट बात करें, हाउ विल वी फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। अब वैलेंसी कैसे निकाली जाती है किसी भी एलिमेंट की, तो वैलेंसी क्या होती है, द कैपेसिटी, द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू रिएक्ट, ठीक है। तो उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स वो देगा या कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा या कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा, तो ये डिसाइड करती है वैलेंसी, ठीक है। तो क्लोरीन जो है उसके एटॉमिक नंबर इज 17, तो इसका मतलब 17 उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 287, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन इज 287। कैसे, तो पहले वाले शेल में, के शेल में कितने आ जाएंगे, टोटल 17 है ना, तो टोटल 17 कैसे डिवाइड करेंगे, तो पहले शेल में आ जाएंगे 2, नेक्स्ट शेल में मैक्सिमम है 8, टोटल कितने हो गए 10। तो अब नेक्स्ट शेल में कितने आ जाएंगे, नेक्स्ट शेल में आ जाएंगे 7। इट कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल लाइक नोबल गैस आर्गन, सो इट्स वैलेंसी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ठीक है, ऑक्टेट उसको पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन उसको पाने के लिए नियरेस्ट नोबल गैस इज आर्गन, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 18, ठीक है। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके ऑक्टेट पूरा होने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिर्फ एक, तो उसकी वैलेंसी क्या हो गई, 1। सिमिलरली अब बात करें सल्फर की, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर इज 16, ठीक है। तो सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 286। 17 के केस में क्या हुआ था, 287। सल्फर के केस में क्या हो जाएगा, 286। तो इसका मतलब उसे रिएक्ट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, उसको वैलेंसी क्या होगी उसकी, 2। क्यों, क्योंकि उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने की टेंडेंसी रहेगी, ठीक है। सिमिलरली मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का क्या है, मैग्नीशियम में होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका एटॉमिक नंबर इज 12, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, उसका इलेक्ट्रॉन्स है 12, ठीक है। तो 12 को डिवाइड करें तो 12 को वैसे ही KLM शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को रखें तो हो जाएगा 2 + 8
हो गए 10, अब बच गए 2 इलेक्ट्रॉन, तो अब वो 6 इलेक्ट्रॉन, देखो अब नियरेस्ट नोबल गैस जो है उसके, तो वो आर्गन नहीं है, ठीक है, तो नियरेस्ट नोबल गैस जो है उसकी नियॉन है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 10, ठीक है, तो वो नियरेस्ट नोबल गैस गैस कॉन्फ़िगरेशन लेकर के स्टेबल होने की कोशिश करेगा, तो वो लेगा नहीं, वो क्या करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन देना उसके लिए आसान रहेगा बजाय 6 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना, ठीक है, तो दैट इज़ वाई वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए, स्टेबल होने के लिए वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा और अपनी ऑक्टेट पूरी करना चाहेगा, ठीक है, तो उसकी फाइनल ऑर्बिट है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो वो उसके अंदर ऑक्टेट पूरा करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन लास्ट वाली ऑर्बिट में लेगा नहीं, पर वो 2 इलेक्ट्रॉन अपनी लास्ट वाली ऑर्बिट से दे देगा, तो उसको नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, if the number of electrons in an atom is 8 and the number of protons is also 8, ठीक है, तो एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी जो है वो 8 है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा उस एटम का, एटॉमिक नंबर होगा उस एटम का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 8, तो एटॉमिक नंबर होगा 8। अब क्या पूछा, चार्ज ऑफ द एटम, ठीक है, चार्ज ऑन द एटम, चार्ज ऑन द एटम क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस केस में क्या हो जाएगा 8 माइनस 8, तो चार्ज हो गया 0, ठीक है, तो इसलिए चार्ज क्या कहलाएगा 0। नेक्स्ट, ठीक है, अब इसमें टेबल नहीं मौजूद है, आपकी बुक में होगी, ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑलराइट, सो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज देख रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इट इज नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन क्या है, इट इज पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन क्या है, इट इज न्यूट्रल, ठीक। इलेक्ट्रॉन मास क्या है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, प्रोटॉन मास क्या है 1.67 इंटू 10⁻28 kg, और न्यूट्रॉन क्या है, उसका भी मास थोड़ा सा ज़्यादा होता है प्रोटॉन से, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम, अब जे थॉमसन थी उसके क्या लिमिटेशंस थी, उसके अंदर क्या कमियां रह गई थी, ठीक है, तो उनके एक तो क्या था, तो रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट बाय अदर साइंटिस्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल, तो जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया था तो बाकी साइंटिस्ट के जो रिजल्ट थे वो ये मॉडल जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, और क्या था, द पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड ऑल ओवर कुड नॉट बी जस्टिफाइड, ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ एटम जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे उस मॉडल से कि एटम स्टेबल कैसे है, न्यूट्रल तो है, ये तो समझ में आ गया कि जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, पर स्टेबल कैसे है, रिएक्ट कैसे कर रहा है, ये नहीं डिसाइड कर पा रहा था वो मॉडल, ठीक है। अब रदरफोर्ड के मॉडल की भी कुछ लिमिटेशंस थी, वो क्या थी, according to classical electromagnetic theory, a moving charge particle such an electron under the influence of attractive force loses energy continuously in the form of radiation, तो रदरफोर्ड के मॉडल में यही था कि अगर आप बता रहे हो सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन जो चारों तरफ घूम रहा है, तो एक पॉइंट ऐसा आना चाहिए कि वो न्यूक्लियस के अंदर मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमता घूमता न्यूक्लियस के अंदर मिल जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आना चाहिए, पर क्या ऐसा हो रहा था, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा था, इलेक्ट्रॉन जो है अपनी ऑर्बिट में घूम रहे थे, तो ये जो है रदरफोर्ड के मॉडल में, ठीक। और क्या था, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, नॉट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिट, ठीक है, तो उन्होंने ये तो बताया था कि रदरफोर्ड ने कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में घूम रहे हैं, चारों तरफ न्यूक्लियस के घूम रहे हैं, ठीक है, पर उन्होंने ये नहीं बता पाए थे कि कितनी दूरी पर और क्या ऑर्बिट लेवल है, क्या एनर्जी लेवल है, ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, ठीक है, कितनी ऑर्बिट्स हैं, कहाँ पर मूव कर रहे हैं, वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, ठीक है। अब बोर के मॉडल को एक्सप्लेन करें तो बोर का क्या मॉडल था, तो बोर मेड अ बोल्ड सजेशन दैट पार्टिकल्स एट द एटॉमिक लेवल वुड बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम मैक्रोस्कोप, कि अलग अलग पार्टिकल्स जो हैं वो एटॉमिक लेवल पे अलग अलग बिहेव करेंगे, और उन्होंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्टेन ऑर्बिट्स हैविंग वेल डिफाइंड एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चारों तरफ घूमते हैं और उनके एनर्जी लेवल बनी हुई है, ठीक है, तो अपनी अपनी एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ,
और बोर ने क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन डू नॉट एमिट रेडिएशन एज लॉन्ग एज दे रिमेन इन द सेम एनर्जी लेवल। और ऑब्वियसली जब उनके एनर्जी लेवल सेम है तो रेडिएट क्यों करेंगे, वो रेडिएशन नहीं पैदा करेंगे अगर वो सेम एनर्जी लेवल पे हैं। अगर एनर्जी लेवल चेंज नहीं हो रहा है तो रेडिएशन नहीं करेंगे। और क्या बताया था, सप्लाई ऑफ एनर्जी एक्साइट्स द इलेक्ट्रॉन टू ए हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, अगर एनर्जी दे देंगे, राइट, ऑफ कोर्स, तो एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन्स को दे दी तो उनकी ऑर्बिट जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एनर्जी लेवल जो है उनका क्योंकि बढ़ गया, ऑब्वियसली भाई एनर्जी उसको बाहर से मिल गई, एनर्जी उसने बाहर से ले ली है, तो अब उस केस में क्या होगा, उसका एनर्जी लेवल बढ़ गया, एनर्जी लेवल बन गया तो उसकी ऑर्बिट जो है वो बड़ी हो जाएगी। एमिशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस व्हेन कम्स फ्रॉम अ हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी, और उसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। ठीक है, अगर उसने इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी रिलीज करी और हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे आ गया, ठीक है, हायर ऑर्बिट से और न्यूक्लियस के पास आ गया, लोअर ऑर्बिट में आ गया, तो एनर्जी रिलीज होगी तब। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो बोर के मॉडल ने सजेस्ट की थी एंड विच आर ट्रू। ठीक है, अब इन सारे मॉडल्स को अगर कंपेयर करें एक ही जगह, ठीक है, तो देख लेते हैं। तो थॉमसन मॉडल ने क्या किया था, उन्होंने बताया था पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक बड़ा सा स्फेयर है और उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या, इलेक्ट्रॉन, लाइक अ वाटरमेलन और लाइक अ क्रिसमस पुडिंग। रदरफोर्ड का मॉडल जो था उसमें बताया कि सेंटर में न्यूक्लियस है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। और बोर के मॉडल में बताया गया कि सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ अलग अलग एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब और क्या बात बताई गई थी, क्या डिफरेंसेस है, तो थॉमसन ने बताया कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल देयरफॉर एटम इज न्यूट्रल। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि एटम जो है वो न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स दैट इज प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और उन्होंने क्या बताया था, देखो रदरफोर्ड ने, तो उन्होंने बताया था इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट। ठीक है, तो वो उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक है, और बोर ने क्या बताया था, बोर ने बताया था व्हाइल रिवॉल्विंग इन दीज ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं जब वो इस ऑर्बिट में घूम रहे हैं, अपनी ऑर्बिट में घूम रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने दूसरा भी बोला था कि ऑर्बिट में घूम रहे हैं, पर बोर ने एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट भी उसमें इंट्रोड्यूस किया था कि एनर्जी जो है, एनर्जी लेवल जो है अलग अलग इनके हैं। ठीक है, और क्या बात हुई थी, तो और रदरफोर्ड ने बताया था द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। ठीक है, तो एटम का जो भी साइज है उसके साइज से न्यूक्लियस का साइज जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। ये किसने बताया था, ये बताया था। और बोर ने क्या बताया था, बोर ने बताया था कि जो ऑर्बिट्स जो हैं इनको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसको के, सेकंड ऑर्बिट है उसको एल, थर्ड ऑर्बिट है उसको एम, इस तरह से। ठीक है, अब ये रूल्स हैं, इनको रूल्स को आपको याद रखना है। ठीक है, ये रूल्स क्या बात कर रहे हैं, ये रूल्स बात कर रहे हैं कि कैसे जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है। ठीक है, और ये फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की बात ही हो रही है। फर्स्ट 18 एलिमेंट्स को कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इलेक्ट्रॉनिकली, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से समझ लेते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वही कहलाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ठीक है, और उसके लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं, वो क्या है, विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम। एटम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो आप पता लगा सकते हो, क्या कितने, उसका जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, उतने ही प्रोटॉन्स हैं, और क्योंकि वो न्यूट्रल चार्जेस लिए उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप ये हो गया। नेक्स्ट इज अलॉट दीज इलेक्ट्रॉन्स इन द वेरियस शेल्स वन बाय वन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर रूल। ठीक है, तो अब उसके अंदर 2n स्क्वायर रूल लेना है। तो n की वैल्यू 1 कब, फर्स्ट शेल के लिए या फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 रखनी है। तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 × 1 स्क्वायर दैट इज 2। नेक्स्ट जो शेल है दैट इज उसके अंदर n की वैल्यू रख लो 2, तो n की वैल्यू रखी अपन ने 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 × 2 हो गया 8। तो नेक्स्ट शेल के अंदर आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। जिनका एटॉमिक नंबर है 8, तो उसके अंदर फर्स्ट
शेल के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर 80 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो फर्स्ट शेल के अंदर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो अब बच गए कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे नेक्स्ट शेल के अंदर। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट, डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग एग्जांपल्स ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन के एग्जांपल से और वैलेंसी समझानी है। तो वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन विच कंबाइंस विद वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, या जो उसकी कैपेसिटी है, ठीक है, उसकी किसी भी एटम की कैपेबिलिटी ऑफ रिएक्टिंग या फिर इलेक्ट्रॉन्स देने की या लेने की या शेयर करने की टेंडेंसी, दैट इज नोन एज द वैलेंसी, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन एटॉमिक नंबर इज 14 एट द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? 2